A very good evening to all of you. गुड इवनिंग Good सर। evening, sir. कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। गुड इवनिंग सर। बढ़िया सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। तो आज देखिए सबसे पहले आपका एग्रोमेट्रोलॉजी फोकस करेंगे, फिर आपका सीड टेक्नोलॉजी फोकस करेंगे और फिर उसके बाद आपका एग्रोनॉमी कंप्लीट सेशन जो है वो हम लोग आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो तीनों के अंदर जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम फोकस करेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जब भी डिस्कशन की बात आती है, जब आपसे क्वेश्चंस पूछने की बात आती है, आई डोंट नो कि आप लोग इतने कम क्यों हो जाते हो, लेकिन क्या करें, है ना। मेरा तो काम है और डेफिनेटली मैं अपना काम ईमानदारी से निभाऊंगा। अब आप लोग पढ़ें या ना पढ़ें वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और एग्रोमेट्रोलॉजी आपका सबसे पहला है टारगेट। तो प्लीज जस्ट रेज योर हैंड जो कि एग्रोमेट्रोलॉजी में क्वेश्चंस के आंसर देना चाहेंगे। इतने डिफिकल्ट और हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, और आपके लिए है। चलिए अंकित, गुड। अंकित प्लीज ये बताइए कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है? सर टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे मौसम क्लाइमेट मतलब कुछ मतलब 6 मंथ में चेंज होता रहता है, और एक मतलब जिसकी रिपोर्ट 30 साल के बाद या मतलब 31 साल के बाद में आती है सर। ओके, अंकिता बोलिए बेटा। जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और जो वेदर होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जो क्लाइमेट होता है वो अप टू 30 इयर्स तक मतलब रहता है किसी भी पर्टिकुलर जो मतलब लॉन्ग एरिया का होता है एंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जो वेदर होगा वो शॉर्ट एरिया का होगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। गुड। ये बताइए कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अंकिता आपसे ही है क्वेश्चन। सर जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ से? स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा 1950 में। हाँ जिनेवा से। 1950 अंकिता आपसे नहीं, अंकिता एक और पहले बोल रहे हैं उन्हें। अंकिता शर्मा आप पहले चुप रहिए, ठीक। अरे यार नाम डबल है ना, माफी चाहता हूँ, सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पूजा धीमान। पूजा ये बताइए कि आपका अगर हाई टेम्परेचर होता है तो हाई टेम्परेचर की वजह से कौन कौन सी इंजरीज आपके प्लांट के अंदर फेस करने को मतलब दिखती है? स्टेम गर्डलिंग हो जाती है सर, सन स्काल्डिंग हो जाती है, सन बर्निंग हो जाती है। ओके, स्टेम गिल्डिंग में और सन स्काल्डिंग में क्या डिफरेंस है? सर स्टेम गिल्डिंग में ऐसा होता है ना, जब जो स्टेम की बाहर वाली बार्क होती है हो जाती है ना, तो वो बिल्कुल सूख जाती है और ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से ना जाइलम और फ्लोएम की ट्रांसपोर्टेशन भी बंद हो जाती है। ओके। और सन स्काल्डिंग में ऐसा होता है कि फ्रूट का एक पार्ट जो होता है जो सन के कांटेक्ट में जो सन जिस पे सन की सीधा कांटेक्ट रहता है, तो वो शेड थोड़ा येलोइश वगैरह हो जाता है। ठीक है, लक्षित आपसे सेम क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेम गिल्डिंग एंड सन स्काल्डिंग? सर सन स्कार्लिंग तब होगा जब हाई टेम्परेचर होगा, और सन गिल्डिंग तब होता है जब जो नीचे वाली बाग होती है तो वो सर एक्सपोज हो जाती है सन हाई टेम्परेचर पे, और जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, मतलब प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते। ओके, देखिए आपको अच्छे से बताया हुआ है कि जो हमारा स्टेम गिल्डिंग होता है दैट इज ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन सोइल, है ना। सोइल के अंदर जब टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है तो उस केस में कहीं ना कहीं स्टेम गिल्डिंग आपको देखने को मिलती है, और खासकर जो सीडलिंग आपके प्लांट होते हैं उनको ज्यादा, या नर्सरी प्लांट जो होते हैं उनको ज्यादा इसका इफेक्ट होता है। और दूसरा जो अगर हम बात करें यहाँ पर तो सन स्कार्डिंग है, वो सन स्कार्डिंग में कई बार क्या होता है कि एक पार्ट आपका ज्यादा एक्सपोज हो जाता है सनलाइट में, और जो आपका एक टेम्परेचर वेरिएशन हो जाती है तो उसकी वजह से वहां पर आपका क्या देखने को मिलेगा, सन स्कार्डिंग देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमनली ये आप लोग जो है फ्रूट के अंदर कई बार जो खासकर टोमेटो है उसके अंदर आपने देखा होगा, जो कलर जो पिगमेंट होता है या उसका जो रेड कलर होता है वो लॉस हो जाता है, वो येलोइश कलर वहां पर शो करता है, विद एक जो टिश्यूज है उनके अंदर उसमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाता है वहां से।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गरिमा, आप बताइए। गरिमा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? सर सॉरी, कैन यू रिपीट? रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? ओके याद नहीं आ रहा। जी, अंकिता सर शर्मा, हाइग्रोमीटर। बेटा प्लीज, टाइम ओवर। जी अंकिता सर शर्मा। हाइग्रोमीटर। हाँ जी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, गुड। फिर एक और बताइए कि विंड की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा और विंड की वेलोसिटी के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? विंड की अंकिता डायरेक्शन शर्मा। के लिए विंड वेन और विंड की वेलोसिटी के लिए एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संयोगिता से। संयोगिता, आप बताइए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? ओके, अच्छा संयोगिता, एक क्वेश्चन और है आपसे कि जो आपका कार्डिनल टेम्परेचर होता है उससे आप क्या समझते हो किसी भी क्रॉप के लिए? कार्डिनल टेम्परेचर होता है कि जैसे मैक्सिमम, मिनिमम और ऑप्टिमम होता है ना, वो मिक्सचर होता है, वो उसको कार्डिनल टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे मैक्सिमम भी होता है, मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक आ जाता है उसमें, ऑप्टिमम भी बीच में आता है उसमें। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर की, वो भी वार्म सीजन की क्रॉप के लिए, तो कितना होता है अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज? 20 to 25। ओके, 20-25, आर यू श्योर? ओके, सेम क्वेश्चन है, वेरी गुड। स्माइल कंपोज, बताइए। 30 प्लस होगा, 30-32। 30-32, आर यू श्योर 30 प्लस होगा हमेशा? वार्म सीजन खरीफ क्रॉप्स के लिए इतना ही होगा। हाँ जी, ये कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज आपका 30 हो सकता है, लेकिन जब हम उसकी रीडिंग पढ़ते हैं तो 25 से 30 के बीच में बोल देते हैं। लेकिन जैसे राइस है तो राइस का 28 से 32 के बीच में होता है, ठीक है, तो वहां पर 30 आप ऑन एन एवरेज ले सकते हो अगर एक सिंगल। वैसे आपका वेरिएशन करेगा 25 से लेके ये 30-32 तक आपका जा सकता है, ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर का ध्यान रखना। अच्छा स्माइल, आपसे एक क्वेश्चन और है कि हमारे जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है NARP, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट के द्वारा कितने दिए गए हैं? 131। 131, तो फिर ICR के द्वारा नहीं दिए गए क्या ये? जोन्स 15 होंगे। देखिए, प्लानिंग कमीशन 15 ने है। 15 दिए हैं और ICR के अंडर में एक प्रोजेक्ट है नेशनल एग्रीकल्चर आपका क्या कहते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट, तो उसी के अंडर में क्या कहानी है कि आपके 131 जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो दिए गए हैं, ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखा करो, माइंड में कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा, एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं अकॉर्डिंग टू ICR? 8। और एग्रो सॉरी नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग के अकॉर्डिंग कितने हैं? ये नहीं ध्यान में सर। 20 या 21? 20 बेटा 20 है। बीच में 20। मत बोलो, पिटोगे वरना तुम लोग, ठीक है, 1 बाय 1 देखो, बारी सबकी आने दो भाई, ये कुछ लोग फिर वेट करते ही रह जाएंगे, ठीक है, तो इनको भी तो नंबर आना है ना, सो इट्स मस्ट। जी, क्वेश्चन बोलता जा रहा हूँ, हाथ खड़े करते रहिएगा साथ साथ में। जी, प्रेसिपिटेशन से क्वेश्चन है, कौन कौन आंसर करेगा? हाथ खड़े कर लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। इन सभी का नंबर एक बार आ चुका है। जी मुकुल,
मुकुल, सबसे पहले आप ये बताइए कि इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन जो मानसून आती है, सबसे ज्यादा जो मानसून का कंट्रीब्यूशन है, वो किस प्रकार की मानसून का कंट्रीब्यूशन है? साउथ वेस्ट सर। साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट नहीं है? नो सर, साउथ वेस्ट है। आर यू श्योर? यस सर। जी। ये बताइए कि कितना परसेंट अप्रोक्सीमेटली अगर हम लेकर चले तो परसेंटेज में? शायद 80 होगा सर, 75 to 80। रेनी डे किसको बोलते हैं हम लोग? रेनी डे सर जब एक दिन के अंदर 5 mm से ज्यादा बारिश होगी ना, नहीं हाँ। 2.5 से सर, 2.5 हाँ। से ज्यादा होगी ना, उसको बोलेंगे सर रेनी डे। और क्रॉप और रेनी एक डे क्या होगा? उसमें सर 5 mm से ज्यादा होती है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जी नीरज आपसे। नीरज, अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज रेनी डे इंडिया में कितने हैं? सर रिपीट करना। ऑन एन एवरेज रेनी डे कितने हैं इंडिया में? Rainy ये day- जो 3-4 और साथ में बोल रहे हैं इनको बोलो म्यूट हो जाओ। यार भाई चुप कर जाओ सर। 130। 130। आर यू श्योर? हाँ यस सर। सारे पहुंचे हुए थे। ओके, नीरज अपने आप को म्यूट करो, बेटर रहेगा। आपकी साइड में या तो नॉइस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट टाइम मौका नहीं दूंगा, ठीक है? चलिए गुरजीत। गुरजीत, लो टेम्परेचर की वजह से इंजरीज देखने को मिलती है आपके प्लांट में। किस किस टाइप की इंजरीज होती है लो टेम्परेचर की वजह से? यस सर। सर लो टेम्परेचर की वजह से सफोकेशन होती है सर, और हीविंग होती है सर। तो सफोकेशन सफोकेशन, सर, हीविंग होती है, फ्रोस्ट होती है, चिलिंग इंजरी सर, और फ्रीजिंग होती है सर। वेरी गुड। सफोकेशन और हैविंग में क्या डिफरेंस होता है? सर हीविंग होता है जो सॉइल का जब लो टेम्परेचर हो जाता है सर। ओके। सॉइल सर, जब सॉइल का लो टेम्परेचर हो जाता है तो उसको बोलते हैं हीविंग, को उसकी वजह से जो इंजरी होती है। और जो सर उसमें आइस होता कवर हो क्या जाता है है जब एक्चुअल में? सॉइल के लॉस किस ऊपर, प्रकार से होता है आपका प्लांट में जब हैविंग होता है आपका? सर जब हैविंग होता है तो सॉइल का जो लो टेम्परेचर था उसकी वजह से सर वो जो सॉइल के अंदर जो रिएक्शंस है वो सर स्टॉप हो जाएंगी सर। ओके। और सफोकेशन में क्या उसकी होगा? वाटर अपटेक पे सर, सफोकेशन पे सर जो आइस कवर बन जाता है सर सॉइल के ऊपर। एक सेकेंड, मनमीत आप बताइए। बोलिए बेटा। ਸਰ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋਬਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਹੀਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਪਰੂਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ये यही कहानी है कि लो टेम्परेचर की वजह से सोइल का टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा, तो सोइल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा ड्यू टू फ्रीजिंग, है ना? और वहां पर आपकी जो प्लांट की रूट है वो अपरूट हो जाती है, और जिसकी वजह से हम वहां पर हैविंग इंजरी देखने को मिलती है, ठीक है? और दूसरा सफोकेशन में क्या होता है कि जो सोइल का सरफेस है वो आपका बर्फ के द्वारा, आइस के द्वारा कवर हो जाता है, और जिसकी वजह से वहां पर क्या देखने को मिलता है आपको? सफोकेशन देखने को मिलता है, क्योंकि आपका एरोबिक कंडीशन सोइल में नहीं रह पाती है, प्रॉपर ऑक्सीजन का और जो आपका वहां पर गैस का एक्सचेंज है वो नहीं हो पाता है सोइल के साथ, एंड ड्यू टू दैट वी फेस द सफोकेशन, ठीक है? ऐसा कौन सा, मनमीत आपसे ही क्वेश्चन है अगेन, ऐसा कौन सा जोन है इंडिया का जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी है और वहां पर क्रॉप प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं मैक्सिमम होता है? सर ट्रांसगैंगेटिक। ट्रांसग्रेनिटिक प्लेन। ऐसा क्यों? ट्रांसग्रेनिटिक प्लेन के अंदर ऐसा क्या है? ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਸਰ, ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈਗੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, मार्केटिंग फैसिलिटीज सर। गुरजीत आपसे अगेन एक क्वेश्चन है। सर यस सर। जी, क्वेश्चन ये है कि वेदर फोरकास्टिंग में हम लोग करते हैं, और पहले तो ये बताओ वेदर फोरकास्टिंग कितने टाइप की होती है? सर 3 टाइप की होती है सर। सर एक होती है शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज होती है जो होती है सर 24 आवर के लिए, मीडियम रेंज होती है सर 1 to 3 डेज के लिए, लॉन्ग रेंज होती है सर 3 to 10 डेज।
वेरी गुड। और हमारे एग्रीकल्चर के लिए अगर हम बात करें तो इन तीनों में से मोस्ट सूटेबल कौन सा है? वैसे तो तीनों सूटेबल है, ये हम लोग सर जानते लॉन्ग हैं रेंज ना। सर। लॉन्ग रेंज या मीडियम रेंज? सर लॉन्ग रेंज सर। आर यू श्योर? मीडियम रेंज हाँ सर, लॉन्ग रेंज है। देखिए याद रखना, मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट रेंज की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका इरिगेशन शेड्यूलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, सोइंग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से मीडियम की अगर हम बात करते हैं तो मीडियम आपका इरिगेशन, सोइंग, है ना, इसके ऑपरेशंस मेजरली अगर हम देखें तो उसके साथ डेफिनेटली आपके या फिर सोइंग डेप्थ आपकी कितनी अप्लाई करनी है, तो उनके लिए मीडियम रेंज इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी एग्रीकल्चर पर्पस की बात करते हैं तो उनमें मीडियम रेंज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है और बेस्ट सूटेबल आपका एक मतलब रेंज माना जाता है। लेकिन यहाँ पर लॉन्ग रेंज की बात करें तो उसमें क्या होता है कि आपका लॉन्ग रेंज के अंदर, लॉन्ग रेंज का मतलब ही ये होता है कि भाई उसमें आपका लंबे टाइम लिया जाएगा, अप्रोक्सीमेटली मोर देन आपका ये कह सकते हो कि 10 डेज से ज्यादा हम लोग इसमें टाइम पीरियड लेते हैं ना। देखो शॉर्ट रेंज में क्या होता है, लेस देन आपका अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि 24 आवर से 72 आवर होता है। और दूसरा हमारा मीडियम रेंज में हम लोग लेते हैं कि 3 से 10 दिन का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। और जब हम लॉन्ग रेंज की बात करते हैं तो उसमें 10 से आपका 30 डेज का टाइम पीरियड होता है। नाउ कास्टिंग भी होता है जिसके अंदर आपका 24 आवर तक के लिए जो आपका डिसीजन लिया जाता है उसे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, है ना, तो उसे हम बोलते हैं नाउ कास्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बात करेंगे तो मोस्ट सूटेबल जब भी आप लोग बोलोगे तो वहां पर आपका आंसर क्या जाएगा, मीडियम रेंज जाएगा। क्या जाएगा आपका? मीडियम रेंज। ये चीज आपको हमेशा यहाँ पर पता होना चाहिए क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन प्रॉब्लम में आ जाता है। और दूसरा, अगर क्रॉपिंग सिस्टम डिसाइड करना है, क्रॉप शेड्यूलिंग करनी है, तो उस केस में याद रखना कि 99% लॉन्ग रेंज का आंसर आएगा, ठीक है, कि भाई क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा या क्रॉपिंग पैटर्न कौन सा फॉलो करना है, तो वहां पर जो आंसर आपका जाता है वहां पर आपका लॉन्ग रेंज रहेगा, ठीक है। क्योंकि अप्रोक्सीमेटली आपका 10 to 30 डेज का टाइम पीरियड होता है और उस टाइम पीरियड में हम लोग एक डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कितना टाइम पीरियड हो सकता है एक बेटर आपकी क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए। तो ये चीज आपके यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका, वेरी गुड, अगला क्वेश्चन है अंकित बिश्नोई आपसे। अंकित ये बताइए कि आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है? पूना सर। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, देखिए प्लीज बेटा गरिमा आपकी साइड से आई थिंक सो वॉइस आ रहा था, किसकी साइड से आ रहा था अभी? प्लीज जिन लोगों के साइड से एक बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है, अंकित, सत्यवान और लक्षित, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। जब भी आपको बोला जाए तभी आप लोग अनम्यूट कीजिए, ठीक है, क्योंकि रीजन ये है कि आपकी वजह से फिर बाकी बच्चों को प्रॉब्लम होता है, डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। एंड इट मस्ट बी इम्पोर्टेंट दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो अभी नए आए हैं वीडियो ऑन कर लो, अदरवाइज फिर आप लोग, क्योंकि देखो डिस्कशन का मतलब यही है कि एक इंटरेक्शन, और अनटिल एक इंटरेक्शन नहीं होगा तो फिर मेरा डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो लास्ट टाइम आपको वार्निंग दी जा रही है, यू मस्ट ऑन योर वीडियो, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? सर पहले पूना था, अब न्यू दिल्ली है सर। है ना, ये आपको करेक्ट करना था पहले भी, ठीक है। तो पहले जो था ये क्या था आपका, पुणे था। पुणे से भी पहले अगर हम बात करें तो शिमला था। शिमला से भी पहले आपका अगर हम बात करें तो कोलकाता था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अभी प्रेजेंट टाइम, हाँ चलिए प्रिसीजन का तो बाद में एग्रोनॉमी में ही पूछ लेंगे। किरण बाजिया, आप बताइए बेटा कि अगर हम मॉइस्चर को मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है सोइल के अंदर? टेंसीमीटर सर। टेंसीमीटर की रेंज कितनी होती है? 0.85 बार। 0.85 बार, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड के रिलेटेड आपका, और
जी। अभी उन बच्चों का टाइम है जिन बच्चों ने अभी तक एक बार भी हाथ नहीं खड़ा किया है, ठीक है, और अभी वो लोग रेडी हो सकते हैं, क्योंकि उनको वो तो खुद तो करेंगे नहीं, तो इससे अच्छा मुझे ही आना पड़ेगा मैदान में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है नवनीत कौर, आप बताइए बेटा, सीड एक्ट जो है वो कब आया था, किस ईयर में आया था? सर 1962। 1962? आर यू श्योर? अमित, आप बताइए। सर 1963? कमाल करते हो यार तुम लोग, बहुत बढ़िया, तुम्हारे तो खतरनाक रिव्यूज हैं। बेटा ठीक है, आपके हाथ खड़े हैं, लेकिन ये जो हाथ लोग खड़े भी नहीं कर रहे, इनसे क्वेश्चन पूछना जरूरी है ना। ये लोग जब तक जसलीन, आप बताइए बेटा। सर 1963। आर यू श्योर? सीड एक्ट की बात कर रहा हूं मैं। मैंने नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एनएस से नहीं पूछा। ओके, बहुत बढ़िया, ये तो मतलब एक ग्रेट क्वेश्चन है। इतने लोग छोटे से क्वेश्चन में कंफ्यूज हो खड़े हैं। अमनदीप कौर, बताइए बेटा आप। सर 1966 में। 1966, ग्रेट। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1963 में? डेट क्या था? 7 मार्च सर। 7 मार्च 1960। 7 मार्च। गुड 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 गुड। और प्लांट क्वारंटाइन कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था इंडिया में? सॉरी सर। ओके, नो इशू। प्लांट क्वारंटाइन कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था? सत्यवान, आप बताइए। सर आइडिया नहीं है, लेकिन 2004 क्या? अच्छा, सीड जर्मिनेशन को फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं सत्यवान? सर मॉइस्चर है, लाइट है, एयर है, टेम्परेचर है, और सीड जर्मिनेशन को सर मेन तो यही है, एयर भी है, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, सनलाइट है, बाकी फ्रेंड कहाँ है आज? और माइक्रोब्स। सर आज वो ना, वो सुरेंद्र घर पे गया हुआ था सर, तो वो अभी तक आया नहीं है सर सुबह का, तो उसके बाकी सामने लोग लेने के कहाँ लिए गए। हैं? इतने मतलब 4-5 लोग उसको स्पेशल, ये मतलब कोई सर उसका फोन स्विच ऑफ, सर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है 12 बजे से। तो मोदी साहब की मीटिंग में भी नहीं जाते होते। चलिए भाई, देखिए, सर आए नहीं है अभी तक, चलिए, सारे वही पे हैं। सीड जर्मिनेशन के लिए अगर हम बात करें तो कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपका वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन है ना, और टेम्परेचर और लाइट, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो आपकी जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसकी जेनेटिक प्योरिटी होती है, वो भी यहाँ पर आपकी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आपका सीड वायबल होगा कि नहीं होगा, सीड जिंदा होगा तो डेफिनेटली जर्मिनेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत जरूरी। अच्छा, एक ना इसके अंदर डोरमेंसी होती है सीड के अंदर। सीड की डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग मेथड फॉलो करते हैं। एक स्कैरिफिकेशन है, एक आपका स्ट्रेटिफिकेशन है। दोनों में क्या डिफरेंस है सत्यवान? सर स्कैरिफिकेशन के अंदर हम जैसे सीड को एक रब भी करते हैं, जैसे उसको रिमूव करने के लिए, और स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर टेम्परेचर से, जैसे हॉट टेम्परेचर और कोल्ड वाटर से हम रिमूव करते हैं सर उसके अंदर से। स्ट्रेटिफिकेशन में क्या है, दोबारा बताने के बाद? सर हॉट और कोल्ड टेम्परेचर, हॉट वाटर और कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड वाटर का सर ट्रीटमेंट देते हैं सर उसके अंदर। और इसमें स्कैरिफिकेशन में? हाँ जी सर। स्कैरिफिकेशन में क्या करेंगे फिर? सर जैसे सीड को रब भी करते हैं सर उसके अंदर, सिंपली। ठीक है,
कोई इफेक्टिवली बता सकता है इसका आंसर? जस्ट रेज योर हैंड। सीड की डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने के लिए देखो, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ यहाँ पर, ये सेशन केवल और केवल आपके डिस्कशन के लिए है, ठीक है? मैं बार बार आपको शब्द बोलता हूँ, जब भी मैंने ये सेशन आपका लिया है तो मैं आपके साथ ये फोकस करता हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएं। मेरा मेन टारगेट ये होता है। आपको यहाँ पर ना तो बेइज्जत करने का सवाल है और ना ही आपको कोई यहाँ पर मतलब क्वेश्चन का आंसर करोगे तो मैं आपको कोई बहुत तगड़ा इनाम दे दूंगा। मेरा मेन टारगेट ये है कि हम लोग जितना डिस्कशन करते हैं, जितना हम खुद बोलकर एग्जाम्पल के तौर पे आपने कुछ गलत भी बोल दिया तो भी आपको वो उतना याद हो जाएगा, अच्छे से आप लोग लॉन्ग टर्म तक के उसको याद कर सकोगे, ठीक है? इसके लिए ये सेशन होता है। अब इस सेशन में तुम आओ तुम ना आओ, इससे फर्क मुझे कुछ नहीं पड़ने वाला। मुझे फर्क इस बात से पड़ने वाला है कि तुम लोग अगर आओगे तो डेफिनेटली इसके अंदर आपका बेनिफिट होगा। मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मेरा एक ही बेनिफिट यहाँ पर सिंपल सी बात है कि मैं आपका ये सेशन लूँ ही ना, क्योंकि मेरा टाइम यहाँ पर मैं इसको और कहीं यूटिलाइज कर सकता हूँ। बट मेरा बेनिफिट इतना है कि भाई मेरे स्टूडेंट्स हैं, कम से कम ये पढ़ेंगे, कुछ लिखेंगे और इनको एक मौका मिल रहा है ना। वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों को घर पे मौका ही नहीं मिल पाता किसके साथ इंटरेक्शन करें, और इतना फ्रेंडली वे के साथ आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। मेरा कोई टारगेट नहीं है यहाँ पर, मैं आपके साथ एज ए फ्रेंड बैठा हुआ हूँ, आपके साथ एज ए दोस्त बैठा हूँ। जैसे तुम क्वेश्चंस पूछोगे मैं तुम्हारे आंसर दूंगा, लेकिन बस डिस्टरबेंस को कोई मौका नहीं है। जो बच्चे डिस्टरबेंस करेंगे मेरे पास उनके लिए टाइम नहीं है, ठीक है? बाकी अदरवाइज आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, कोई आपके डाउट है तो आप लोग पूछो, डेफिनेटली मैं बोलूंगा। और किसी को मन करता है ना कि भाई मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो वो भी अपना एक खुद मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं उसको ही मौका दे सकता हूँ। अगर कोई लगता है ना कि सर मैं क्वेश्चन बनाकर लेके आया हूँ और आज मेरे पास टाइम है तो मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, डेफिनेटली यू कैन डू दिस थिंग, ठीक है? चलिए, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि जो आपका स्ट्रेटिफिकेशन और स्कैरिफिकेशन है उसको इफेक्टिवली कौन बता सकता है? बहुत बढ़िया, लक्षित बताइए आप। सर स्कैरिफिकेशन में हम मैकेनिकल मेथड यूज करते हैं, लाइक कोई भी जैसे हार्ड कोट होता है सीड का, उसको हम सर सरफेस से रब करते हैं कि उसका हार्ड कोट ब्रेक हो जाए। और सर स्ट्रेटिफिकेशन में हम टेम्परेचर के साथ करते हैं, लाइक उसको डिप कर देते हैं वार्म वाटर में, या उसको सर आउटसाइड प्लांटेशन करते हैं सीड बेड, रेस सीड बेड में, कि मतलब प्रॉपर हो जाए। बहुत बढ़िया। देखो हमारा क्या होता है कि जब हम स्कैरिफिकेशन करते हैं तो जैसे इन्होंने बोला कि मैकेनिकली उसकी डोरमेंसी को ब्रेक डाउन किया जाता है, चाहे उसके हार्ड कोट को रिमूव किया जाए, चाहे उसके हार्ड कोट को सॉफ्ट किया जाए, चाहे उसके हार्ड कोट के ऊपर आप लोग जैसे एसिड से उसको सॉफ्ट कर सकते हो, या फिर आपका यहाँ पर एसिड से उसको जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसके ऊपर की जो स्किन है उसको रिमूव कर सकते हैं, जो हार्ड कोट उसका है उसको रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं हैमर से, टम्बलर से, है ना, या फिर उसको रब कर सकते हैं, आपका चाकू से उसको काट सकते हैं। दीज ऑल थिंग्स कैन बी पॉसिबल, है ना। अब उसके अंदर स्ट्रेटिफिकेशन आएगा, तो स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि आपका टेम्परेचर जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाएगा। और टेम्परेचर ट्रीटमेंट में मेनली हम लो टेम्परेचर उसको ट्रीटमेंट देते होते हैं, जिसके अंदर या तो उसको रेफ्रिजरेशन करेंगे, मतलब उसको हम लोग कूल डाउन कर सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई उसको बाहर प्लांटिंग ही कर दिया जाए, जो आपका फील्ड है उसके अंदर ही कर दिया जाए। और तीसरा उसके अंदर क्या हो सकता है कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे सोच के देखिए कि कोई आपकी क्रॉप है, तो उसको रात के लिए उसका जो सीड है वो नाइट टाइम में आप लोग बाहर एक्सपोज होने के लिए रख दो, क्योंकि देखो कूल सीजन में वैसे भी आपका टेम्परेचर लो होता है, और उस टाइम पर उसको जब ग्रो करवाएंगे या फिर उसको बाहर सीड को नाइट के लिए रख देंगे तो आपका कूल मतलब उसके कॉन्टेक्ट में आएगा टेम्परेचर के, तो डेफिनेटली उसकी डोरमेंसी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आपका लाइट जिनकी रिक्वायरमेंट होती है तो उनको लेमिनार एयर फ्लो में रख लेते हैं, तो जिससे क्या होता है, जैसे टोबैको और आपका जो स्पाइनेक होता है, पालक होता है, इन दोनों के अंदर लाइट की वजह से डोरमेंसी होती है, तो उनकी हम वहां पर ब्रेक डाउन कर लेते हैं। या फिर कुछ को केमिकल्स के द्वारा, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह है, इन केमिकल्स में हम लोग उसको डिप कर देते हैं, तो उसकी वजह से उसको हम ब्रेक डाउन जो उसकी डोरमेंसी को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कई बार अगर उसके अंदर कोई हार्मोन नहीं बन पाता, जैसे कि जिबरलिन है, तो जिबरलिन उसके अंदर नहीं आपका प्रोड्यूस हो पाएगा, तो जिबरलिन आपको आउटसाइड से प्रोवाइड करवाना पड़ता है, ठीक है। तो वो आपका वहां पर कुछ केमिकल्स का ट्रीटमेंट भी हो सकता है, तो वो अलग अलग आपके मेथड्स हैं ब्रेक डाउन करने की डोरमेंसी के। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि वो किसकी वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है उसको वही एक आपका एक इफेक्टिव वहां पर सॉल्यूशन देखा जा सकता है, या फिर हम यूज कर सकते हैं उस केस के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है जी, क्लासेस ऑफ सीड से क्वेश्चन है। प्लीज इस क्वेश्चन के लिए कोई भी ये मत बोलना कि सर मेरा आंसर नहीं आ रहा है, हाथ खड़े सबके होने चाहिए। बच कौन गया है? पुष्पिंदर कौर, गुरपेज सिंह, ये दोनों बचे हुए हैं अभी तक। इसके अलावा कोई बचा है क्या? कंचन भी बची हुई है।
जी, पुष्पिंदर सबसे पहले आप बताइए बेटा कि क्लासेस ऑफ सीड कौन कौन सी हैं? हाँ जी सर। क्लासेस ऑफ सीड बेटा। सर न्यूक्लियस सीड, फाउंडेशन सीड, ब्रीडर सीड, थोड़ा सा रजिस्टर्ड माइक सीड। माइक दूर बेटा, माइक दूर करके, हाँ अभी बोलो। न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड में क्या डिफरेंस होता है? सर न्यूक्लियस सीड सर वो होते हैं सर जो डायरेक्टली इम्प्रूव्ड की जाती है वैरायटी। सर मतलब वहाँ जहाँ से मतलब प्लांट ब्रीडर ओरिजिनेट करते हैं वहां से डायरेक्ट। और सर ब्रीडर सीड सर जो सर जिसका क्या इनकी जेनेटिक प्योरिटी में कोई डिफरेंस होता है आपका? हाँ जी सर। क्या डिफरेंस होता है? जेनेटिक प्योरिटी ब्रीडर की कितनी होगी और न्यूक्लियस की कितनी होगी बेटा? डोंट वरी, जस्ट आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं। गलत आएगा तो गलत, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हम यहाँ से याद तो कर पाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। कई बार भूल जाते हैं और इंस्टेंटली पूछते हैं तो डेफिनेटली भूल जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गलत होना दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि आंसर ही ना करना। हाँ जी सर मुझे मालूम नहीं है सर, मैंने सर अभी सीड की क्लासेस लगाई नहीं है। ओके देखो बेटा, सीड के अंदर आपका न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड में जेनेटिक प्योरिटी दोनों में ही सेम होता है, दोनों में ही 100% होता है। और जो न्यूक्लियस सीड है वो हम लोग नॉर्मली जो है उसको एक प्रकार से ब्रीडर सीड को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। और जो ब्रीडर सीड है वो कॉन्टिन्यूसली जो ब्रीडर्स रिसर्च करते हैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो आपके वेराइटी को डेवलप करने के लिए कॉन्टिन्यूसली जो ब्रीडर या रिसर्चर्स के द्वारा यूज किया जाता है वो हमारा ब्रीडर सीड होता है। ठीक है, और ब्रीडर सीड के ऊपर हमारा टैग होता है, इसके अंदर गोल्डन येलो कलर का टैग रहेगा, लेकिन और उसका जो साइज रहेगा वो 12x6 सेंटीमीटर रहेगा। बट न्यूक्लियस सीड का कोई भी कलर टैग नहीं होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जसलीन, आपने लास्ट टाइम भी आंसर नहीं दिया, अभी बताइए कि आपका जो सर्टिफाइड सीड है और दूसरा यहाँ पर आपका सीड है, क्या कहते हैं उसको, फाउंडेशन सीड, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर नहीं पता बेटा सर्टिफाइड और फाउंडेशन। सर, नहीं पता, मैंने भी सीट की क्लासेस नहीं लगाई हैं सर। स्माइल कंपोज, आप ही बताइए भाई, आप प्री है। फाउंडेशन सीड सर जो होता है वो प्रोजनी होती है उसकी, ब्रीडर सीड की। एंड जो रजिस्टर्ड सीड होता है वो डायरेक्टली हम फाउंडेशन सीड को सोन करके आगे सीड प्रोड्यूस कर देते हैं। और इनके बीच में इतना ही डिफरेंस है। कलर टैग होगा सर। कलर टैग में क्या डिफरेंस रहेगा? रजिस्टर्ड जो होगा पर्पल ऑरेंज होगा, और जो ब्रीडर हो वो दूसरा फाउंड पर्पल पर्पल होगा सर। पर्पल कलर किसके अंदर होता है, फाउंडेशन में? सर्टिफाइड अबे पर्पल तुम सब पिटोगे, सब पिटोगे, सब पिटोगे। अंकिता बेटा आप बताइए। सर सर्टिफाइड सीड्स में ब्लू कलर का टैग होता है और जो पर्पल कलर का टैग होता है वो रजिस्टर्ड सीड्स में होता है, और फाउंडेशन सीड में वाइट कलर का टैग होता है। और जो इनका टैग का साइज होता है वो फाउंडेशन सीड में और सर्टिफाइड सीड का सेम ही है, 15x7.5। और फाउंडेशन सीड को नेशनल सीड कॉर्पोरेशन द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है मेनली। और इनकी प्योरिटी परसेंटेज में कोई डिफरेंस है जेनेटिक? यस सर, जो हमारा फाउंडेशन सीड होता है उसमें 99% प्योरिटी होती है, और 99.5% नहीं 99.5% प्योरिटी फाउंडेशन सीड में होती है, 99% प्योरिटी सर्टिफाइड सीड्स में होती है। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा, आपका आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन रखा जाता है, ठीक है, जब हम सीड प्रोडक्शन करते हैं स्पेसिफिकली ना, तो जब सीड प्रोडक्शन के टाइम पर आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन रखा जाता है तो उसमें हमारा हाइब्रिड राइस के लिए डिस्टेंस कितना मेंटेन रखा जाएगा? हाइब्रिड राइस के लिए फाउंडेशन में 200 होगा और सर्टिफाइड में 100 होगा।
क्यों दोनों में एक वेरिएशन क्यों देखने को मिल रही है, दोनों में सेम क्यों नहीं होता है? सर फाउंडेशन में जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा रखते हैं और सर्टिफाइड में थोड़ा कम डिस्टेंस रखते हैं। बाकी क्यों रखते हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ। सर आई थिंक प्योरिटी, क्योंकि बहुत सर बढ़िया। फाउंडेशन सीड में ज्यादा प्योरिटी होती है उस वजह से, और सर्टिफाइड चीज में कम प्योरिटी होती है। गुड है ना, जो उनकी प्योरिटी है उसी प्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन में डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा मेंटेन होता है और आपका सर्टिफाइड में कम डिस्टेंस मेंटेन होता है। ठीक है, और गुड कि आपने कम से कम जो आपका डिस्टेंस हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का मैक्सिमम याद नहीं रहता है। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है, ट्रूथफुल लेवल सीड जानते हो? यस सर। ये आपका सर्टिफाइड से कैसे डिफरेंस है, बस ये बता दो। सर जो हमारा सर्टिफाइड सीड्स होता है उसके लिए पूरे जो सर्टिफिकेशन के जो भी है, मतलब जो रूल्स वगैरह वो सारे पूरे करने पड़ते हैं, लेकिन जो हमारा ट्रूथफुल सीड है उसमें सिर्फ लेबलिंग इम्पोर्टेंट होती है। और जो हमारा सर्टिफाइड सीड्स होता है जो मतलब जो फाउंडेशन सीड होगा वो ओनली आराम से बेटा, नोटिफाइड। कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से कहीं नहीं जाएंगे। ट्रूथफुल सीड जो होता है वो नोटिफाइड और रिलीज्ड दोनों वैरायटीज के लिए होता है, लेकिन जो हमारा सर्टिफाइड सीड होता है वो ओनली नोटिफाइड वैरायटी के लिए होता है। और जिसमें इसमें जो टैग का साइज होता है वो भी डिफरेंट होता है। ट्रूथफुल में 15x10 सेंटीमीटर होगा, और जो हमारा सर्टिफाइड सीड होता है उसमें 15x7.5 होता है। प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके अंदर आपका केवल और केवल सीड इंस्पेक्टर ही इंस्पेक्शन करता है, और जो हमारा सर्टिफाइड सीड होता है उसका जब इंस्पेक्शन किया जाता है तो उसके अंदर सर्टिफिकेशन ऑफिसर भी इंक्लूड रहेगा, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और सीड सर्टिफिकेशन इंडिया के अंदर कंपलसरी नहीं है, सीड की लेबलिंग हमारे इंडिया में कंपलसरी है, जो कि आपका ट्रूथफुल लेबल सीड के ऊपर रहता है। नॉर्मली वैसे कोई इतना कंपल्सन नहीं है, लेकिन फिर भी जो ट्रूथफुल लेबल सीड होता है उसके ऊपर ओपल ग्रीन कलर आपका देखने को मिलता है, और आपके सर्टिफाइड के अंदर ब्लू या फिर अजार ब्लू हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेटली गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अरे यार अभी तक तो स्टार्ट ही हुआ है ना, और फिर तुम लोग कंचन आप बताइए बेटा, क्वेश्चन आपसे है। कंचन क्वेश्चन है कि हमारा सीड के अंदर एक प्रोसेस होती है प्राइमिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीड प्राइमिंग? योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। आई थिंक सो माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, नहीं आ रहा है अभी। चलिए कोई ना। अभी सर हाँ बेटा अभी आ रहा है जी, गुड। सर प्राइमिंग होता है सर की सीड को हम रात को भिगो कर रखते हैं, वही सर प्राइमिंग है। वेरी गुड है ना, बिफोर सोइंग जो आपका सीड का सोकिंग प्रोसेस सर होता है। मैंने तो हाथ बहुत बार खड़ा किया था, पर इसमें पता नहीं ऑप्शन में नहीं, मैंने ऐसे ही किया था बस। कोई दिक्कत नहीं बेटा, डोंट वरी, अभी आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे। मैं भी जस्ट ध्यान किया आपका ना, माफी चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरफ ध्यान नहीं कर पाया। अच्छा हैप्पी, आई थिंक सो उनका कैमरा प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन उनसे भी पूछना चाहिए। हैप्पी आप जहां भी हैं प्लीज, है ना, हाँ क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा अभी। हैप्पी आपसे क्वेश्चन है कि जो हमारा सीड है उसके लिए दो प्रकार के सीड हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, एक ऑर्थोडॉक्स सीड और एक रिकैल्सिट्रेंट सीड। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और एग्जांपल जरूर बताइएगा इनमें। नहीं सर नहीं पता। ओके नो इशू। एक क्वेश्चन और है फिर आपसे, और ये क्वेश्चन का आंसर भाई अभी ना नेक्स्ट टाइम के लिए कौन देगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ। गुरजीत आप रहेंगे, रेडी रहना इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन हैप्पी आपसे अगला क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट कब आया था? हैप्पी कंबोज। नहीं बोला। अबे 2004 के अंदर ये आपका गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया था, और इफेक्टिव यानी कि फोर्स में जो आ गया था वो 2005 से आ गया था, याद रखना। और इसको बोला जाता है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001।
ठीक है, इसको 1 इसके लास्ट में 2001 लिखा जाता है, लेकिन ये आपका 2004 में गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव हुआ था और 2005 में ये फोर्स में आ गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए गुरजीत आप क्वेश्चन का प्लीज आंसर दीजिए, जो भी आपसे क्वेश्चन इनसे पूछा गया था। यस सर। जी, ऑर्थोडॉक्स और रिकैल्सिट्रेंट सीड में क्या डिफरेंस होता है और इनके एग्जांपल क्या है प्लीज? सर ऑर्थोडॉक्स सीड हो गया जिनको हम लो टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं सर, लो और टेम्परेचर उनको स्टोर कर सकते हैं सर। ओके, और जो हमारा रिकैल्सिट्रेंट सीड होगा उनको? सर उनको बल्कि उनकी जो वायबिलिटी होती है वो सर खत्म हो जाती है, बल्कि जस्ट हार्वेस्ट के बाद उनको ऐसा ज्यादा देर हार्वेस्टिंग तक के के बाद लिए से हम एग्जांपल स्टोर। बोलिए, रिकैल्सिट्रेंट का एग्जांपल बोलिए। सर रिकैल्सिट्रेंट जैसे सर फ्रूट क्रॉप्स में जैसे लीची हो गया सर। ओके सर बेर हो गया सर शायद। नहीं 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 गुरजीत, आप गलत आंसर कर रहे हो इसका, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इम्प्रूव कर लेना इस चीज को। सो आंसर अभी कौन देगा इसका? सर जो रिकैल्सिट्रेंट होते हैं वो सर पेरिशेबल नेचर के होते हैं ना। पेरिशेबल नेचर के होते हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं आता हूँ गुरजीत आप पे, डोंट वरी। लक्षित आप भी नहीं, एक सेकंड रुकिए, क्योंकि आपने, मनमीत बोलिए बेटा। ਸਰ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਸੀਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਰਮੀਨੇਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਰੀਕੈਲਸੀਏਟ ਸੀਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੋਇਸਚਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ। ਅਗਰ ਮੋਇਸਚਰ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰ ਜਰਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਰ। ਰੀਕੈਲਸੀਏਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਸਿਟਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੋਇਸਚਰ ਮੈਨੇਜमेंट करके रखना पैंदा है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, रिकैल्सिट्रेंट और ऑर्थोडॉक्स में मेजर डिफरेंस है। ऑर्थोडॉक्स सीड कैन बी स्टोर्ड एट लो मॉइस्चर परसेंटेज, but recalcitrant seed cannot be stored at low moisture content. They can be stored at their actual in fruit condition, जो उनका fruit condition में seed की जो conditions उसको मिलती हैं उन्हीं पे उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम सिट्रस का बहुत बढ़िया आपने बोला, मैंगो हमारा इसका एग्जांपल है। और इनका क्या होता है, सीड जैसे ही हम लोग उसमें से निकालते हैं फ्रूट में से, वो कुछ टाइम के बाद अपनी वायबिलिटीज को लॉस कर देता है। बट आप लोग ऑर्थोडॉक्स सीड को लो मॉइस्चर पर, जैसे कि हमारे सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड हैं, इनको हम लो मॉइस्चर के ऊपर ही स्टोर करते होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपका यहाँ पर सीड वायबिलिटी है और एक सीड विगरनेस है। इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज रेज योर हैंड। सीड वायबिलिटी और सीड विगरनेस में क्या डिफरेंस है? जस्ट रेज योर हैंड। अमित बताइए। सीड विगरनेस ने तो सर उसकी प्योरिटी होगी ना, जो मेजरमेंट कर रहे हो जैसे, और वाइबिलिटी से जीवन क्षमता होगी सर उसकी, भाई सीड जिंदा है या नहीं। किरण बाजी आप बताइए बेटा। सीड विगरनेस में तो सीड की ओवरऑल हेल्थ होगी, और सीड वायबिलिटी में सीड जिंदा है क्या उसका जर्मिनेशन से पता चलेगा। सीड वायबिलिटी में क्या होता है कि सीड आपका लाइव है या नहीं है, सीड जर्मिनेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो हमारा कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं किसके अंदर, आपके सीड वायबिलिटी में। और सीड विगरनेस जो है वो ओवरऑल हम लोग हेल्थ को लेकर चलते हैं, जिसके अंदर सीड के अंदर आपका जेनेटिक प्योरिटी प्रॉपर है या नहीं है, उसका जो है उसके अंदर कह सकते हैं कि आपका डिजीज रेजिस्टेंट होगा कि नहीं होगा, वो ट्रू टू टाइप है या नहीं है, वो सब चीज हम किसके अंदर देखते हैं, आपके सीड विगरनेस में देखते हैं। और सीड विगरनेस के लिए ग्रो आउट टेस्ट होता है, और सीड वायबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट होता है? अंकिता शर्मा। सर टीजेड ग्रोवर टेस्ट अपने टीजेड क्लोराइड टेस्ट होता है सर उसके लिए, वायबिलिटी के लिए। टीजेड कौन सा होता है? मतलब यही रट्टा है टेस्ट। सर टेट्राजोलियम क्लोराइड। हाँ, दिस इज है ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। टेट्राजोलियम क्लोराइड, दिस इज द सॉल्यूशन।
है ना, इस सॉल्यूशन में हम लोग डिप करके देखते हैं। अगर उसका सीड को काट कर देखेंगे सॉल्यूशन को डिप करने के बाद, अगर वो पिंक या आपका रेडिश पिंक या रेडिश कलर का आता है तो फिर वहां से हमें पता चलता क्या है है, वो वायबल वायबिलिटी है है, कि नहीं। और नहीं आएगा तो वो आपका नहीं होता। लेकिन इसके लिए यस सर। एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपीरियंस की अच्छी खासी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर पर्सन के पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा होगा तो वो डेफिनेटली इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएगा, अदरवाइज ये आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि वाटर लॉगिंग स्ट्रेस सिचुएशन में आपका हेल्प करता है प्लांट को सरवाइव करने में? जस्ट रेज योर हैंड। वाटर लॉगिंग स्ट्रेस सिचुएशन में प्लांट को सरवाइव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा फिर इसका आंसर करिएगा प्लीज। गुड। क्या बात भाई, इतने कम लोग आंसर। मुकुल प्लीज। सर इसमें हार्मोन में सर थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन सा है, पर उसमें ये होता है पेरेन्काइमा सेल होती है ना सर, उनका मतलब ओरिजिन हो जाता है, तो सरफेस पे आके उसको रेस्पिरेशन के लिए मदद करता है। इसके अंदर पेरेन्काइमा ऐसे ही कुछ नाम है सर उसका। एब्सिसिक एसिड होगा सर क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। वेरी गुड। पूजा आप बताइए बेटा। सर इथाइलिन। इथाइलिन कैसे हेल्प करेगा बेटा? इथाइलिन इथाइलिन हेल्प कैसे करेगा पूजा? सर ये एरेनकाइमा टिश्यू को डेवलप करेगा सर, सेम। वेरी गुड। है ना, ये क्या करता है आपका प्लांट के अंदर जो, क्योंकि देखो वाटर लॉगिंग स्ट्रेस सिचुएशन में प्लांट के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाती रूट के थ्रू। तो रूट के थ्रू जब रेस्पिरेशन प्रोसेस प्रॉपरली अकर नहीं होगी तो जो आपका मूवमेंट होगा वो रुक जाएगा। और उस केस में क्या होता है कि आपके जो प्लांट का जो वाटर का सरफेस एरिया होता है उसके नियर अबाउट प्लांट के जो है एनकाइमा टिश्यूज जो है वो आपके कहीं ना कहीं न्यू रूट डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं, और वो आपके एनकाइमा टिश्यूज जो कहीं ना कहीं रेज आउट होते हैं दैट इज ड्यू टू इथाइलिन प्रोडक्शन। और इथाइलिन वहां पर उनको हेल्प करेगा, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका प्लांट है वो उसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई अवेलेबल हो पाएगी और प्लांट वहां पर सरवाइव कर पाता है। ठीक है, अच्छा एक संयोगिता आपसे क्वेश्चन है कि प्लांट आपका कई बार जो है उसका, सॉरी प्लांट बोल रहा हूँ, सीड आपका जो है वो जर्मिनेट कर जाता है जब वो प्लांट पर ही अवेलेबल होता है, मतलब अभी तक उसको ब्रेक डाउन नहीं किया गया है, और ऑन द प्लांट दैट इज ग्रोइंग और दैट इज जर्मिनेटिंग, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कुछ बोलते हैं? वो कोई वर्ड यूज किया जाता है? विविपेरी सर। विविपेरी जर्मिनेशन, है ना, बहुत बढ़िया। और विविपेरी जर्मिनेशन मेनली किसमें होता है ये आपका? जैक फ्रूट। जैक फ्रूट, मैंगो, मैंग्रोव ट्रीज, है ना, उनके अंदर आपको देखने को मिलता है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंचन, कंचन धीमन। कंचन बताइए बेटा कि आपका एफ्लाटॉक्सिन जो प्रोड्यूस होता है आपकी ग्राउंडनट के अंदर, वो किस फंगस के द्वारा प्रोड्यूस होता है एफ्लाटॉक्सिन? सर याद नहीं आ रहा, सॉरी। ये नो इशू बेटा। पर सर जो बीबी पेरी बताया सर, वो है कि जो मदर प्लांट होता है ना उसी के साथ वो प्लांट अटैच होता है। बता दिया ना बेटा, वो तो प्रोसेस हो गया ना, अभी उसकी बात है ना, जो हो गया हो गया। दैट इज गुड थिंग दैट यू नो द आंसर, बट क्वेश्चन इज गॉन। अंकिता शर्मा बताइए बेटा आप। सर एस्परजिलस निगर की वजह से एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। जिलस निजर की वजह से ये प्रोड्यूस होता है। गुड, ओके। तो ये बाकी ग्राउंडनट लोग भी, में देखने को मिलता है सर। अंकित, मनमीत, जसलीन, सत्यावान, स्माइल, गुरपेज, क्या बात है भाई, आप लोग आंसर कर ही नहीं रहे हो।
जी बेटा, अभी आपका ये है कि आप लोग यार आंसर करो एटलीस्ट, मतलब हैंड रेज करो, अदरवाइज कोई फायदा ही नहीं होगा। व्हाई आर यू इन सेशन? अगर सेशन में हो तो उसका एटलीस्ट है ना मजा भी आना चाहिए। मजे का मतलब ये थोड़ा ना कि कोई डांस करके दिखाना है आपको, क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो गलती तो हो जाएगा ना। तो मैं कोई बंदूक लेकर बैठा हूँ कि मतलब है ना, था आपने गलत आंसर किया तुरंत गोली बजी, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ जी, किमें गुरपेजे गलत क्या मैं? सही क्या ही ये सही किया, फिर हाथ भी खड़ा कर ले माड़ा मोटा। There is a problem, I think so. Okay. सर हम्म सर वीवी पेरी पपाया में भी होता है क्या? मुझे पता नहीं बेटा, फ्रूट ट्रीज के बारे में थोड़ा सा नॉलेज कम है, तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं पता। ओके सर, ओके। बेटर रहेगा मैम से पूछ लेना ना, वो आंसर कर देंगे इसका। मूंग में सर, मूंग में क्या बोलेंगे? मूंग में वेब पेरी जर्मिनेशन, वो सर बारिश आ जाती है उसके बाद ग्रोथ हो जाते हैं सीड। वो अलग चीज है। देखो वो एक प्रकार से उसको अगर फेवरेबल कंडीशन मिलती है और उस टाइम पर वो मैच्योर हो चुके हैं तो डेफिनेटली वो ग्रो आउट कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक कंडीशन, उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला तब की बात है ना, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में किस प्रकार से होता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट, कौन बोलेगा बताओ? ये जो बाकी लोग जो जिनका हाथ खड़ा है ना, कुछ लोग परमानेंटली हाथ करके खड़े करके बैठे हैं, है ना, पूजा, किरण बाजिया, मुकुल, अंकिता, अंकित, ये स्माइल, है ना, ये हाथ नीचे ही नहीं कर रहे हैं। अब इनको छोड़कर क्वेश्चन के आंसर बताओ, ठीक है। अब क्वेश्चन के आंसर होंगे, अब देखो या तो मैं पूछूंगा यहाँ पर, रेडी हो जाओ, जसलीन आपसे, नवनीत कौर आपसे, मनमीत कौर आपसे, अमित और नीरज, पुष्पिंदर, गरिमा, है ना, अमनदीप कौर, प्लीज आप लोग रेडी रहो, चाहे आप फिर आंसर करो कि नहीं करो, भाग जाओ इससे अच्छा, फिर वो बेटर है। अच्छा, गरिमा आप बताइए बेटा, सत्यवान आप भी रेडी रहिए। गरिमा, क्वेश्चन है कि जो बायो फोर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो क्या होता है? सर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करके हम फर्टिलाइज लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम यूज करते हैं इन फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स। कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके और जो आपका इम्प्रूवमेंट किया जाता है किसी भी ग्रेन के अंदर या किसी भी आपके फूड के अंदर, तो हमारा क्या होता है, बायो फोर्टिफिकेशन होता है, ठीक है। फोर्टिफिकेशन का मतलब ही क्या है कि आपका ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में क्या करते हैं, या न्यूट्रिशन क्वालिटी आपकी फूड की क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, ठीक है। इम्प्रूव करते हैं। तो बायो फोर्टिफाइड वेरायटी का नाम बताइए राइस की एक। वो धन CRR धन 45 शायद वही थी। For that you have to answer. एक 315 याद आ रही है जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा था, एक 310 थी, एक में जिंक कंटेंट ज्यादा था। Okay. हाँ जी सर। और कोई आंसर देगा इसका? कौन सी वैरायटी है राइस की जो कि आपकी यहाँ पर बायो फोर्टिफाइड है? पूजा। CR धान 310, CR धान 315, 310 है, 301 है, 310, 310। चलो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जसलीन से। जसलीन बेटा, टॉपिक का नाम बता, वहीं से क्वेश्चन पूछ लूंगा, ये मत बोलना सर ये टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। सर राइस से पूछ लो। राइस से ही पूछ लूं पक्का? देख लो सर, डर लग उसने रहा है। प्रोसेस बता दे चल। एक मिनट रुके, डरने को मैं मतलब फिर वही बात बोल रहा हूँ। आराम से आंसर दे, कोई दिक्कत नहीं है, बुशनिंग प्रोसेस का नाम बता दे चल। सर इसमें प्लोइंग करते हैं तो लोलैंड एरियाज में।
फ्लोइंग करते हैं सर सॉइल एरेशन प्रॉपर करने के लिए। चलिए लीव इट। एक बात बताओ, राइस के अंदर जितने फैक्टर आप बता सकते हो कि भाई शुरू से लेके आखिर तक, वो सारे फैक्टर बता दो। मतलब कोई भी चीज आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है वो बता दीजिए। सर कैसे? क्या? राइस के बारे में जितनी भी नॉलेज आप दे सकते हो वो दे दीजिए, शुरू से लेके आखिर तक, उसके सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, फूड वैल्यू से लेके उसके अंदर वैरायटी तक। सर फूड वैल्यू उसमें कार्बोहाइड्रेट 76% होते हैं, प्रोटीन उसके 14 to 15% होता है, और हाँ जी सर। सर आवाज नहीं आ रही मेरे को। अभी मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा है आपको? हाँ जी सर, अब आ यस रहा है। सर। बोला कि आपका राइस के अंदर प्रोटीन कंटेंट 14 to 15% होता है। आर यू श्योर? सर प्रोटीन 6 to 7% होता है सर। हाँ, सीरियल्स में सबसे कम इसी में होता है। ठीक है, चलिए डोंट वरी। देखो, हेजिटेशन जब तक ओपन नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आप सब लोग इंटरव्यूज को फेस करने वाले हो, और इंटरव्यू कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, वहां पर कोई नई चीज नहीं होती है। डिस्कशन करने का मेन मकसद ही यही है, मेन मोटिव यही है कि एक तो आपका यहाँ पर क्या होगा कि जो हम शर्म बोलते हैं ना, जिसको कि लोगों के सामने हम क्या बोलेंगे, कैसे हम बोलेंगे, तो वो ओपन हो जाता है। दूसरा, अपनी कमियां पता लगती है कि मैं कहाँ पर दिक्कत क्रिएट हो रही है। तीसरा, एक बोलने का वे आ जाता है कि हम किस प्रकार से वहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। और चौथा क्या होता है कि भाई किसी भी प्रकार से कोई भी अगर ऐसे लग रहा है ना कि जैसे कुछ डाउट है, कोई और चीज है, हेजिटेशन है ना, वो सारा निकल जाता है, और इसीलिए डिस्कशन इंपॉर्टेंट होता है। और कोई यहाँ पर ये नहीं होता। और एक चीज को मैं फिर बार बार आपको बोल रहा हूँ, जब भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, इस बार आपका करेंगे कि भाई मतलब क्योंकि देखो 20-22 लोगों ने ही अगर आना है तो फिर कोई मतलब कभी भी डिस्कशन कर लो। और ये लोग तो मैं मतलब ये मानता हूँ कि मैक्सिमम जब भी इनको बुलाते हैं ये लोग हमेशा अवेलेबल होते हैं। ठीक है। अब आपका कम से कम 70 बच्चों का बैच है, उसमें से 20-22 बच्चे आप अगर आ रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है कि वो आओ या ना आओ। ठीक है। तो एटलीस्ट यहाँ पर 50 तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतने बच्चे तो होंगे। ठीक है। लेकिन चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी सोच को सब लोग समझते हैं। लेकिन बेटा गलत मत समझिए इस बात को कि आपको यहाँ पर बुलाकर कोई मतलब आपकी बेइज्जती करना मेन टारगेट नहीं है, और ना ही आपको फील हो रहा होगा कि मैं आपको क्वेश्चंस कहने देना। और कभी हुआ है क्या, कभी आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं हमेशा इनडायरेक्टली क्लास में, कभी भी ऐसे लगता है आपको है? और आपसे नो क्वेश्चंस सर। नहीं पूछेंगे तो फिर आपका फायदा क्या है? फिर बताओ मतलब एक टीचिंग का मतलब ही क्या है? टीचिंग इज ए टू वे इंटरेक्शन ऑलवेज, है ना, ये हमेशा आप लोगों को बोलता आया हूं मैं। जब तक आप आंसर नहीं दोगे हम लोग कहाँ से पता करेंगे कि भाई आपको कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम कहाँ आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपकी समस्याएं क्या है? कुछ बच्चों को आंसर आ रहा होता है लेकिन एकदम से उनको क्वेश्चन पूछते ही ब्लैंक हो जाते हैं वो। और यही हाल इंटरव्यू में हुआ तो आपको नंबर कौन देगा बताओ? एक फैक्ट है ना भाई, इंटरव्यू में भी तो सेम चीज होने वाली है। तो जब इंटरव्यू को आप फेस करने वाले हो, देन व्हाट डज द मीन कि आप लोगों को इस प्रकार से किया जाएगा? चलिए नवनीत कौर, अभी बेटा आपका टर्न है। नवनीत, क्वेश्चन है आपसे, राइस ब्लास्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? यस सर। राइस ब्लास्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा? आई थिंक सो देयर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम। कोई और बेटा इसका आंसर? सत्यवान आप बताइए। सर पायरिकुलेरिया ओराइजी सर। अच्छा, पर्ल मिलेट के अंदर जो हमारा फर्टिलाइजर एनपीके रेशियो यूज करते हैं वो कितना होता है? सर आइडिया नहीं सर। 60:40:40। ठीक है, ये हमारा एनपीके रेशियो रहेगा किसके अंदर? पर्ल मिलेट में। कितना सर? और 60-40-40। ओके सर। ठीक है। और मैन्योर कितना डालते हैं अप्रोक्सीमेटली? सर इसके अंदर मैन्योर तो सर जैसे क्या कहते हैं 5 टन के आसपास या 4 टन के आसपास।
जैसे फार्म यार्ड मैन्योर की बात कर रहा हूँ सर मैं। 10 से 12 टन, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हमेशा हर एक मान लो जितनी भी क्रॉप्स है 99% याद रखिए कि 10 से 12 टन Yes, sir. अप्रोक्सीमेटली अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक पर्ल मिलेट का इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, नाम बता सकते हो? सर सर उसके अंदर वो कैटरपिलर अटैक करता है सर, उसका नाम बता सकते हैं सर, टेम्पोररी होता है सर, लेकिन वाइट करब, कैटर, हाँ जी सर। वाइट करब, नहीं सर, एक और सर जिसके अंदर स्टेम को मतलब वो जो खोखला करता है ना, फ्रूट फ्लाई। वो भी वो सर मैं मेजर आपको नाम इंसेक्ट, बता दूंगा। मेजर इंसेक्ट जो पर्ल मिलेट का है वो या तो शूट फ्लाई है या आपका वाइट करब है, ये 2 मेजर इंसेक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है, पर्ल मिलेट में। ओके सर। जी। अगला क्वेश्चन है सर। हाँ जी सर ये जो आपने बताया पर मिनट में वाइट ग्राफ, ये मेरे को थोड़ा सा डाउट सा लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है सर ये इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे को ज्यादा सूट फ्लाई लग रहा है। ये सर वाइट ग्राफ तो उसमें है मूंगफली के अंदर। व्हाइट ग्रब पॉलीफेगस इंसेक्ट है, और पॉलीफेगस इंसेक्ट का मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ सर वो तो पता है सर। तो आप ऐसे, ये नहीं है कि इसके अंदर नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते हो। और इम्पोर्टेंट का मतलब देखो, यहाँ पर प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो देखो यहाँ आप लोगों के अकॉर्डिंग आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, बट कहते हैं कि आपका शूट फ्लाई, व्हाइट कर्व, ये दोनों ही इंपॉर्टेंटली इसके अंदर होते हैं, और जहां पर सैंडी सॉइल होगी वहां पर टर्माइट भी इसका एक इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और अगर आपको कहते हैं ना कि वही प्रूफ की रिक्वायरमेंट है, देन यू मस्ट गो फॉर द राजेंद्र प्रसाद, है ना, नहीं सर, नहीं सर, नहीं पेज सर। नंबर 198। अरे रुको सर, रुको सर। पेज नंबर 198, और फॉरेट इसको कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं व्हाइट ग्रब को, ठीक है। सोरगम के अंदर आपका डिजीज है एक डाउनी मिल्ड्यू, तो उसका कॉजल ऑरिजिन क्या है? कौन बताएगा? डाउनी मिल्ड्यू का कॉजल ऑरिजिन क्या है सोरगम के अंदर? कौन बताएगा? गुड, किरण बताइए बेटा। सर ये सबसे अलग है पर नाम याद नहीं आ रहा अभी। इसका नाम रुकिए। हाँ अंकिता आप बताइए बेटा। सर परोनोस्क्लेरोस्पोरा सोर्गी। सोर्जियाई, ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन आपका, अच्छा चलिए एक बात छोड़िए तुम लोग, जो ये हैं क्या कहते हैं, अमनदीप कौर, अमित और पुष्पिंदर, और स्माइल आपका भी नंबर आएगा, और हैप्पी कंबोज आप भी, अपने टॉपिक को नाम बताओ जिससे आप लोग बोलते हो कि सर क्वेश्चन पूछ लो। अब इससे बड़ा मौका नहीं दे सकता हूँ, एक टॉपिक का नाम बताओ, मैं उसी से क्वेश्चन पूछूंगा, मैं वादा करता हूँ उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, लेकिन क्वेश्चन के आंसर तो दीजिए। सर राइस। चलिए बहुत बढ़िया। राइस में बेटा एक प्रोसेस है आपका, एजिंग, ठीक है, राइस के अंदर एक एजिंग किया जाता है, तो एजिंग से आप क्या समझते हो? सर पहला ही क्वेश्चन में अटकाया। हाँ जी। चलिए छोड़िए, राइस के अंदर प्रोसेस है आपका ब्राउन मैन्योरिंग, सॉरी एक टर्म है, तो उस टर्म को ब्राउन मैन्योरिंग से आप क्या समझते हो, क्या मतलब होता है उसका? ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨਿਓਰ ਕ੍ਰੌਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸਰ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੇ ਸਰ 240 ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ 240 ਕਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਂਟ ਸਰ ਵਰੀ ਉਹ बेटा, ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਈ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ दैट you are not comfortable in a particular language, you can use your native language, I can understand, ठीक है, so please go ahead। ਸਰ 240 ਲਗਾ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਉਹ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਊਨ ਮੈਨਿਓਰ ਹੋਊਗੀ ਸਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰੂਗੀ ਰਾਈਸ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨਿਓਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰੂ।
इनको समझ में नहीं आया, मैं बता देता हूँ कि आपका इन्होंने क्या बोला कि हम लोग आपकी राइस की जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उस टाइम पर उसके अंदर आपका ग्रीन मैन्योर का सीड ब्रॉडकास्ट करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके बाद जब वो ग्रो कर जाता है और टिल आपका फ्लावरिंग स्टेज तक पहुंचता है तो हम उसके अंदर 240 का स्प्रे कर देते हैं, जिससे क्या होगा, ग्रीन मैन्योर प्लांट आपका पूरा बर्न आउट हो जाएगा और वो आपका सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट यानी कि नाइट्रोजन ऐड करने का काम करेगा, बिकॉज ग्रीन मैन्योर क्रॉप है तो वो आपका लेग्यूम क्रॉप भी है। और यहाँ पर दूसरा इसका एक फैक्ट ये होता है कि वो ऑर्गेनिक मैटर भी सॉइल में ऐड ऑन करता है। ठीक है पुष्पेंद्र, एक क्वेश्चन और है आपका, पार सर बॉइलिंग प्रोसेस क्या होता है? एक सेकंड बेटा, आता हूँ मैं आपके ऊपर। जी पुष्पेंद्र आप बताइए। सर पर बॉइलिंग, पार बॉइलिंग बेटा। सर ये सर याद नहीं आ रहा सर, कंफ्यूज हो गई। ओके, पार बॉइलिंग की प्रोसेस बता सकते हो कि कौन कौन सी प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं, या फिर कौन सा न्यूट्रिएंट मेनली इसके अंदर ऐड ऑन होता है पार बॉइलिंग में? अगर एक सिंगल न्यूट्रिएंट कोई पूछ ले कि पार बॉइलिंग में कौन सा न्यूट्रिएंट एडिशन होता है इसके अंदर या इंप्रूव होता है, तो कौन सा रहेगा? सर पता नहीं। ओके, देखो विटामिन B12 होता है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है? और अच्छा, जो हमारा गोल्डन राइस है उसके अंदर आपका क्या रहता है, कौन सा न्यूट्रिएंट इंप्रूवमेंट होता है गोल्डन राइस में? सर विटामिन B12। सर समझ नहीं आ रही। हेलो, गोल्डन राइस जो होता है ना, वो आपको कल भी आई थिंक उसमें मैंने डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ, और गोल्डन राइस का मैंने बताया था कि ये आपका इंगो पोर्ट्राइकिस के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है, और चाइना में जेनेटिक मॉडिफाइड राइस होता है। इसके अंदर क्या रहता है कि यहाँ पर 2 जीन हम लोग यूज करते हैं। कहाँ कहाँ से लेते हैं? एक आपका क्या कहते हैं, आपके डैफोडिल से लिया जाता है साई जीन, और एक आपका CRTL जीन होता है जो कि यहाँ पर इरविनिया यूरोडोवरा से लिया जाता है, जो कि एक सोइल बैक्टीरियम होता है। और इन दोनों से जीन लेके हम लोग क्या करते हैं, आपका इसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा आपका जो बीटा कैरोटीन जो कि विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, इसको इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए जो है यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, ज्यादा होता है नॉर्मल राइस से आपके क्या कहते हैं उसके कॉन्ट्रडिक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट आपका जी सर सर जो जीन हाँ। दोबारा दस दो सर, रिपीट कर। बेटा साई जीन होता है PSY, ठीक है, और दूसरा साई जीन जो है वो लिया गया है डैफोडिल से। डैफोडिल एक प्लांट है, और दूसरा यहाँ पर जीन का नाम था CRTL जो आपकी बुक में मेंशन है। ठीक है, और जो CRTL जीन है वो लिया गया है आपका CRTL या CTRL, CRTL होता है जहां तक मेरे को याद है। और ये जो जीन लिया गया है वो आपका इरवेनिया यूरोडोवोरा जो कि एक सोइल बैक्टीरियम है, उससे ये जीन लिया गया है। अच्छा चलो एक सेकंड, मैं आप सब लोगों को आई थिंक सो 2 से 3 बार बता भी चुका हूँ। अभी रिसेंटली GM मस्टर्ड आपकी लगाई जा रही है, तो GM मस्टर्ड के अंदर आपके जो जीन लिए गए हैं वो कौन कौन से जीन है, कोई बता सकता है? जस्ट रेज योर हैंड। GM मस्टर्ड के अंदर अभी रिसेंटली जो जीन लिए गए हैं ये कौन कौन से जीन है? जस्ट रेज योर हैंड। एक सेकंड। जी बेटा, सॉरी माफी चाहता हूँ। हाँ पूजा बताइए बेटा। गुड। सर बार्नेस, बास्टर एंड बार्स। बार्नेस, बास्टर एंड बार, वेरी गुड। बार कहाँ से लिए गए हैं ये जीन, आप बता सकते हो? सर ये बैसिलस, आगे सर उसकी स्पीशीज का नाम याद नहीं है सर, ये बैसिलस स्पीशीज से लिए गए हैं। और कोई बताएगा? सर बैक्टीरियम, सर जितना मुझे याद आ रहा है, मुझे पक्का हाँ नहीं बेटा आप पता। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर शायद बैक्टीरियम वगैरह से लिए थे, वो नाम मुझे वो तो इन्होंने भी बता दिया बेसिलस, अब आके भी बताइए ना कि GM क्रॉप में जो जीन लिए गए वो कहाँ से लिए गए। किरण आप बताइए। अमाइलोफेसियस समथिंग ए पे था सर, बैसिलस Bacillus amyloliquefacens। चलिए ट्राइज है ना,
वो इम्पोर्टेंट है। सर एक क्वेश्चन है हाँ बेटा, तो बोल। सर ब्राउन मैन्योरिंग ज्यादा बेनिफिशियल है या ग्रीन मैन्योरिंग? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर अभी? हाँ जी यस सर। सर। मैंने बोला कि दोनों अपने अपने पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंट है। जब हमारे पास सूटेबल टाइम है आपकी जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एक क्रॉप को ग्रो करवाया और उसके बाद हमें राइस को ग्रो करवाना है, जैसे कि नॉर्मली हम लोग करते हैं। जैसे अभी पंजाब के अंदर क्या होता है कि आपका जब वीट की क्रॉप हार्वेस्ट कर लेते हैं तो हमारे पास एक सूटेबल टाइम अवेलेबल होता है और इन बिटवीन दैट हम लोग ग्रीन मैन्योर को ग्रो करवाते हैं और उसको जब वो प्रॉपरली मैच्योर हो जाती है तब हम उसकी क्या कर देते हैं, इंटर कल्टीवेशन कर देते हैं और उसकी वजह से न्यूट्रिएंट आपका इंक्रीज होता है। लेकिन दूसरा यहाँ पर है कि फॉर एग्जाम्पल कई जगह पर टाइम अवेलेबल नहीं हो पाता, तो डेफिनेटली आपको न्यूट्रिएंट भी ऐड करना है और आप लोग चाहते भी हो कि बाहर से एक्स्ट्रा आपको जो फर्टिलाइजर वगैरह है वो ज्यादा अप्लाई ना करना पड़े। तो उस केस में जब आपके पास सूटेबल टाइम नहीं है तब आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर है जो है आपका ब्राउन मैन्योरिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे स्पेस है, लेकिन हम नॉर्मली अगर टाइम अवेलेबल है आपके पास, है ना, तो उस केस में आपका ग्रीन मैन्योरिंग को ही फॉलो अप किया जाता है। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। आपको देखो ग्रीन मैन्योरिंग में क्या होगा, ना तो हमें कोई केमिकल अप्लाई करना पड़ेगा, ना कोई आपका, है ना, उसके अंदर डायरेक्टली इंटरकल्टिवेशन हम लोग कर देंगे और वो प्रॉपरली आपका धीरे धीरे जो है अवेलेबल होता रहेगा आपके प्लांट को, है ना, तो वो ज्यादा बेटर है कहीं ना कहीं। लेकिन इसके अंदर हमें एक पेस्टिसाइड को, हर्बिसाइड को अप्लाई करना पड़ रहा है। देखिए जी, है ना जी। सत्यवान, क्वेश्चन आपका। सर सर आपने ब्राउन 1 by 1 मैं भी यही हूँ और तुम लोग भी यही हो। ठीक है, हाँ सत्यवान बोलो। सर ब्राउन मैन्योरिंग में जैसे आपने कहा 2,4-D की स्प्रे करके जैसे कर सकते हैं सर, उसका सर रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होगा सर उसके सॉइल के अंदर? सर आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही। जी जी बेटा, अभी आ रही है आवाज प्रॉपर? हाँ जी सर। मैंने अभी क्या बताया था, मैंने अभी वही तो समझाया था कि रेजिडुअल इफेक्ट उसका होता है। इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर बोला कि आपका जब हमारे पास टाइम सूटेबल नहीं है तो उस केस में हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, अब अवेलेबल नहीं है तो उस केस में, जब समय आपके पास नहीं होगा तो उस केस में हम उसको यूज करेंगे ना, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, रेजिडुअल इफेक्ट ऐसा नहीं है कि आपका हर उसका इतना होता है, स्प्रे करेंगे तो डेफिनेटली आपका एक लिमिट में है। ठीक है, रेजिडुअल इफेक्ट हर एक आपका जो हर्बिसाइड है, पेस्टिसाइड है, उनका होता ही होता है, लेकिन कुछ आपके परसिस्टेंट होते हैं, कुछ परसिस्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है सर इसका जैसे लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट तो सर रहता ही है जैसे। हाँ, इसीलिए तो बोलते हैं कि जब 2,4-D का नॉर्मली जब आपका स्प्रे वगैरह किया जाता है तो आप कुछ सेंसिटिव क्रॉप, जैसे कि यहाँ पर जो कॉटन है उसको हम ग्रो भी नहीं करवाते, हाँ जी है ना, सर। तो ये चीजें तो देखी जाती है नॉर्मली। ठीक है सर जी। ओके। तो अभी कौन बचा था आपका? सर एक थोड़ी देर पहले जैसे है, आपने पॉलीफेग, हाँ हैप्पी कंपोज बोलिए बेटा। सर पॉलीफेगस इंसेक्ट आपने थोड़ी देर पहले बताया सर, उसको थोड़ा सा डिलीट कर दो सर। जैसे जो आपने पहले पूछा था ना, भी आपको पता है जैसे भी ये इंसेक्ट है सर, वो जो कहते हैं उसको सर, वो किस वजह से कहते हैं? पॉलीफेगस का मतलब होता है, जो देखो मोनोफेगस इंसेक्ट वो होते हैं जो एक ही क्रॉप के ऊपर आपका अटैक करते हैं। ठीक है, और या फिर एक सेम स्पीशीज में ही रहते हैं। लेकिन जो पॉलीफेगस जो होते हैं वो कई क्रॉप के ऊपर आपका क्या करते हैं, अटैक करते हैं। जैसे ही उनको होस्ट मिला, कोई भी होस्ट मिला, उसके ऊपर अटैक कर देंगे। ठीक है, उसको पोली मतलब जो, मतलब मोर देन वन या मोर देन टू उसके ऊपर अटैक करेगा, या टू, या मतलब दो या 200 ज्यादा जब अटैक करते हैं तो वो आपका पॉलीफेगस आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका। सर सर हाँ जी गुरजीत बोलिए। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਰਾਊਨ ਮਿਨਰਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਖੇਤ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੈਡੀ ਵੀ ਲਗਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਮਿਨਰਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰੌਪ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਨ ਹੈਂਪ ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈਗੀ ਸਰ ਗ੍ਰੀਨ ਮਿਨਰਲ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ बीजनी है ਜਿਹੜੀ स्प्रे ਆਪਾਂ करनी है दोनों? ये जिसके ऊपर करना ब्रॉडकास्टिंग ही करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको अभी बोला था। ब्रॉड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि 2,4-D एक ब्रॉड लीफ हर्बिसाइड है और उसका इफेक्ट राइस की क्रॉप के ऊपर नहीं होगा।
ठीक है, तो वो हमें समझना पड़ेगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। देखो जहां पर आपका कंफ्यूजन जो होता है ना, उस चीज के अंदर ये समझा करो कि वो एक्चुअल में हम लोग कई बार ये ले लेते हैं कि यार हर्बिसाइड अप्लाई करेंगे तो क्रॉप हमारी फेल हो जाएगी, क्रॉप भी खराब हो जाएगी। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हर्बिसाइड का टाइप कैसा है, उसका नेचर कैसा है। ठीक है, 2,4-D एक सेलेक्टिव 2,4-D आपका ब्रॉड लीफ हर्बिसाइड होता है, जो कि केवल ब्रॉड लीफ आपके प्लांट के ऊपर ही अटैक करेगा, वेजिटेशन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, चलिए, तो अभी मेरा आप लोगों से एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि जब भी ऐसा सेशन होता है तो आप लोग प्लीज अपने सेशंस में आया करें, इसको जितना बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं उसको लीजिए। अदरवाइज देखो हो सकता है कि भाई क्योंकि देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग 2 भी आओगे 4 भी आओगे तो मैं सेशन लूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ये नहीं है कि भाई एक बच्चा आ रहा है तो मैं सेशन इसका क्यों लूं, एक आ रहा है तो पढ़ने के लिए तो एक भी बहुत है ना। अगर उसका सिलेक्शन हो गया डेफिनेटली वो बहुत है, लेकिन होता भी सिलेक्शन सबका नहीं होता, ये भी गारंटेड है ना। एक क्लास के अंदर अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो सबका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल उन्हीं का होता है जो एक अपने एफर्ट को छोड़ कंफर्ट जोन को छोड़कर एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और दूसरी एक बात मैं और बोलता हूँ, आप अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ फोकस करो, आपके नेगेटिव पॉइंट की तरफ फोकस करने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं। आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को देखो, आपके नेगेटिव पॉइंट्स को देखने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, आप अपने आप को ऊपर की तरफ जाते हुए देखो, आप अपने आप को हाइट्स की तरफ जाते हुए देखो। ठीक है, आपके यहाँ पर कह देते हैं कि जो हम बोलते हैं कि भाई आपको हर जगह पे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई ये बोलेगा भाई ये क्या हो रहा है ना, इतना पढ़ना बहुत है, ऐसे नहीं पढ़ते होते, पागल होगे, है ना, ये चीजें नॉर्मल देखने को मिलेंगी। लेकिन मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, और ये टाइम पास नहीं है, आप लोग जान सकते हो कि अभी रिसेंट 1 आवर के अंदर अप्रोक्सीमेटली हमने ज्यादा नहीं तो 50, 60, 70 क्वेश्चंस को पढ़ा है, इनको डिस्कशन किया है। अब आप लोग खुद सोच के देखिए, मैंने आपसे कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, फिर भी आपको उनके आंसर्स कितने आ रहे थे, कितने लोगों ने आंसर करने की कोशिश की लेकिन उनके आंसर मिल ही नहीं रहे थे उनको। आप लोग सोच के देखिए, जनरल क्वेश्चन के आंसर आपको अभी तक नहीं आ रहे हैं, और अगर मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पर पहुंच जाता तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर सोचने की रिक्वायरमेंट होती कि भाई ये हो क्या रहा है। और इवन दो हमारे सेशंस हो चुके हैं, हम लोग क्लासेस ले चुके हैं, येट वी आर सेइंग दैट कि सर वी डोंट नो द आंसर। इसका मतलब यही है कि हमने अभी तक खुद एफर्ट बिल्कुल भी नहीं दिए हैं। माफी चाहता हूँ, गुस्सा मानना हो मान सकते हो, लेकिन फैक्ट यही है कि अभी तक आपने उतना इफेक्टिवली स्टडी नहीं किया है जितना आपको करना चाहिए था। राइट और रॉन्ग? ठीक है बेटा, तो चाहे आप इस चीज को जैसे मर्जी लीजिए, इट्स योर चॉइस, बट आई वांट दैट कि इन नेक्स्ट टाइम यू मस्ट हैव टू बी प्रिपेयर्ड, है ना, अपने क्लास के लिए और डिस्कशन सेशन के लिए, दोनों के लिए प्रिपेयर होके आइए। ठीक है, अब आप खुद सोच के देखो यार, मैंने तो आपको कुछ किया ही नहीं है, अभी आपके सामने बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे थे, और मेरा टारगेट था कि मैं आपको और भी कम से कम जितने भी क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ उनको पूछूं, मैं उनके ऊपर बार बार आऊं मैं आपके साथ, लेकिन आपने उस चीज के लिए टाइम ही नहीं दिया। डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग थिंग, आपका गलत है ये। इफेक्टिवली स्टडी करके आना चाहिए था आपको, और हो सकता है कुछ लोग करके भी आए होंगे, उनके दिमाग में अभी तक कम बैठा होगा, या फिर उन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं होगा उतना इफेक्टिवली, या जो टॉपिक उनसे क्वेश्चन पूछा गया शायद वो उनको नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अपने आप को प्रिपेयर करके आओ, रेडी करके आओ। कब तक हम डिपेंडेंट रहेंगे कि एक टॉपिक आपका होगा, उसके अंदर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसको कल तक पढ़ेंगे, परसों इसकी वीडियो देखेंगे, चौथे इसकी मतलब क्लास को देंगे, फिर उसके पेपर को लेंगे, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से? कितने टेस्ट हो चुके हैं आपके, ये भी तो सोच के देखिए, कितने नंबर ऑफ टेस्ट आपको मिल चुके हैं अभी रिसेंटली। आज का आपका टेस्ट आपके अकाउंट में है, कल का टेस्ट आपको मिलेगा, तो उस चीज के लिए भी रेडी रहिएगा। ठीक है, हर रोज आपके टेस्ट को दीजिए, उसका एनालाइज कीजिए, जो क्वेश्चंस आपके डाउट होते हैं उनको पूछिए, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ रेगुलर स्टडी कीजिए, तभी पॉसिबल है कि आप सिलेक्शन ले सकते हो। क्या कर रहा? इस कोई उम्मीद मत रखिए कि कोई दूसरा पर्सन आपके लिए आएगा और वो आपको सिलेक्शन देकर चला जाएगा। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग दैट यू आर सेलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड। डेफिनेटली मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि भाई आपको कंटेंट पूरा करवाया गया कि नहीं करवाया गया, उस चीज की गारंटी मेरी है, लेकिन इट्स नॉट माय गारंटी दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट फॉर नेक्स्ट सेशन यू मस्ट हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, और सर ये दूसरी बात, रिकॉर्ड होगा? जी बेटा, क्या ये सर मेरा मिस हो गया था बीच में, मैंने लीव कर दी थी। कोई दिक्कत नहीं है, देखो सिंपल सी बात आपको इतना बोलना चाहूंगा कि आप अपने आप को रेडी कीजिए, है ना, जितना हो सकता है मैक्सिमम।